कहानी बुलंद दरवाजे की, कहानी फतेहपुर सीकरी की, कहानी उस ऐतिहासिक नगर की जिस नगर में कभी मुगलिया सल्तनत ने बुलंद दरवाजा बनवाया था। अब कहानी बुलंद दरवाजे की है तो ये ऐतिहासिक नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर ऐतिहासिक चीज वर्तमान की परिस्थितियों में भी अपनी प्रासंगिकता बनाए रखे। मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं फतेहपुर सीकरी की, उस घटना की जिस घटना पर नजर शायद आपकी कभी न पड़ी हो। यह घटना पर नजर आपकी पड़ेगी भी कैसे? बहुत छोटे से खबर में कहीं निकल गया होगा और फिर आपने देख करके और रद्दी के टोकरी में डाल दिया होगा। वो भी कब? जब पकौड़ी के साथ आपने चटनी लगाया होगा तब। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक परिवार है और परिवार में एक बाप और बेटी है। परिवार किराने की दुकान चलाता है। किराने की दुकान चलाते चलाते एक समय आता है जब अचानक एक ऐलान किया जाता है। क्या? लॉकडाउन लगा दिया गया है। लॉकडाउन यानी सारी चीजें बंद। किराने की दुकान गांव में है और गांव में एक अफवाह फैल जाती है कि सारी दुकानें बंद रहेंगी, मतलब यह भी दुकान बंद रहेगी। दुकान खुलती है, बंद होती है, खुलती है, बंद होती है। जैसे ही पुलिस का सायरन बजता है, दुकान का शटर गिर जाता है और जैसे ही सायरन की आवाज धीमी हो जाती है या बिल्कुल धीमे धीमे ही सही मंद पड़ जाती है तो दुकान का शटर खुल जाता है। पिता अपने पुराने सी बनियान को देखते हुए कहता है कि हे भगवान, यह गरीबी क्या कम थी जो अब और गरीबी की तरफ तुम मुझे ढकेल रहे हो। लॉकडाउन में अब थोड़ी थोड़ी ढील दी जाने लगी है। शनिवार और रविवार को छोड़कर शेष दिन दुकानें खुलती हैं। अचानक उस लड़की के पास एक फोन आता है। फोन आता है उसकी सहेली का। सहेली जो उसकी दोस्त है और सहेली जिसके साथ उसने कक्षा 8 से लेकर के 12वीं तक की पढ़ाई की है। पढ़ाई से याद आया, 12वीं के बाद तो इसने पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि परिवार की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि पढ़ा जा सके। किराने की दुकान में भी दुकान तो थी लेकिन अंदर सामान नहीं था जिसे बेचा जा सके और उस किलो के बटखरे पर चढ़ा करके उसका कुछ मूल भाव किया जा सके। अचानक वो कहती है कि हम दोस्त जा रहे हैं बुलंद दरवाजा देखने। वह बुलंद दरवाजा जो हमको पुराने इतिहास के पन्नों की याद दिलाता है। याद है ना, सामाजिक विषय में इतिहास पढ़ाते हुए जब गुरुजी बताया करते थे बुलंद दरवाजे के बारे में। वो कहती है हाँ, ये तो अपने ही जिले में है और क्यों ना इसे घूम करके आया जाए। फतेहपुर सीकरी के एक छोटे से गांव से निकली हुई लड़की बुलंद दरवाजा देखने जाती है। जी धीरे धीरे जाते जाते उसकी मुलाकात होती है बस में बैठे हुए एक लड़के से। एक लड़का जो नोबेल पढ़ रहा है। नोबेल जो खूनी जंजीर के नाम से छपा हुआ है, या जिसमें यूं कहें कि खूनी जंजीर का जिक्र है। खूनी जंजीर पढ़ते हुए उस लड़के की आंखें सहसा उस लड़की पर गड़ जाती हैं और लड़की पर गड़ते हुए वो कहता है, हाय, मैं हूं तुम्हारा साथी, मैं हूं तुम्हारा दोस्त। लड़की अचकचा जाती है कि नए नए शहर में ये दोस्त कौन मिल गया। वो कहता है, मैंने तुम्हें उस समय से देखा है जिस समय से तुम मुझे देख रही हो। वो कहती है, मैं बातों का मतलब नहीं समझ पाई। वो कहता है, तुम्हारी एक किराने की दुकान है, तुम दुकान पर कभी कभी बैठती हो और यकीन मानो जब तुम बालों की लटों को खोलकर और जब ऐसे कानों पर करती हो ना, तो बिल्कुल लगता है कि तुम रानी मुखर्जी लग रही हो। कभी कभी मुझे लगता है
कि बिपाशा बसु और तुम में कोई विशेष अंतर नहीं है, और जब तुम इठला कर चलती हो तो माँ कसम माधुरी दीक्षित से कम नहीं लगती। वह लड़की अपनी तारीफ सुनकर मन ही मन शर्मा जाती है, लेकिन ऊपर से दिखावा करती है, नाटक करती है, कहती है ऐ मुझसे दूर रहो। लड़का पुनः नोबेल पढ़ने में मशगूल हो जाता है। लड़की दूसरी सीट पर बैठी हुई मन ही मन सोचती है, क्या मैं माधुरी दीक्षित लगती हूँ, क्या मैं ऐश्वर्या राय लगती हूँ? नहीं नहीं, मैं बिपाशा बसु लगती हूँ। अनेक फिल्म अभिनेत्रियों से अपनी कल्पना में अपने नए नए कल्पनाशील चित्रों का वो दर्शन करती है। कभी वो अपनी फोटो को 1 2 3 4 5 6 7 8 वो गाना याद करिए, उसमें वो डांस करते हुए महसूस करती है, तो कभी कहीं। खैर, कहानी का मंजर आगे बढ़ता है। बुलंद दरवाज़ा देखने के लिए लड़कियों का ग्रुप जाता है, और लड़कियों का ग्रुप जब जाता है तो धीरे धीरे बुलंद दरवाजे की ओर बढ़ता है। बुलंद दरवाजे की नक्काशी देख करके उसे बनाने वाले शासक के प्रति लोगों के मन में आसक्ति होती है, और वो कहती हैं, क्या शाहजहां ने खूब बुलंद दरवाज़ा बनाया। यहाँ मैं शाहजहां है या कौन सा सम्राट मैं नहीं जानता, ये कहानी को गढ़ने का मेरा एक अनूठा तरीका है, जिसमें मैंने एक शासक का नाम लिया है। खैर, शासक की तारीफ करते करते उस लड़की की नज़रें एक बार फिर उसी लड़के से टकराती हैं, लेकिन इस बार उसके हाथों में मोबाइल फ़ोन है, और मोबाइल फ़ोन का कैमरा ऑन है, और कैमरे में अचानक उसकी तस्वीर क्लिक हो जाती है। तस्वीर के क्लिक होने के बाद वह लड़की सहसा घबरा जाती है, और वह दौड़कर उसके पास आती है और कहती है, पापा जान जाएंगे तो बहुत मारेंगे, पापा जान जाएंगे तो बहुत मारेंगे। जब वो लड़का कहता है कि पापा नहीं जानेंगे, तुम्हें सिर्फ मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी, उसने कहा क्या? उसने कहा सबसे पहले तो तुम्हें अपनी इन सहेलियों से दूर होना पड़ेगा, और उसके बाद मेरे साथ इस बुलंद दरवाजे को एक बार फिर देखना होगा। बुलंद दरवाजे को देखा जाता है, लड़की घूमती है, और घूमते घूमते वह लड़का धीरे धीरे अपनी बातों में उस लड़की को घुमा लेता है। अगली ट्रिप बनती है, जिस ट्रिप पर केवल वह लड़का होता है और वह लड़की होती है। ट्रिप बनती है आगरा के ताजमहल की, क्योंकि लड़की की बात अब पिता से छुप करके इस लड़के से व्हाट्सएप पर भी शुरू हो गई है, और व्हाट्सएप पर धीरे धीरे बातों का सिलसिला आगे बढ़ा, और ताजमहल तक जाने की बात इसलिए निकली क्योंकि लड़के ने कल ही उससे अपने प्यार का इजहार किया था, जिसे चाह करके भी इस लड़की ने इनकार नहीं किया था। आगरा के ताजमहल में जब लड़के और लड़की दोनों जाते हैं तो वहाँ पर इनका प्यार परवान चढ़ता है। लवर्स बेंच पर बैठते हुए वो लड़का कहता है, आज मुझे अपनी परफेक्ट जोड़ी मिल गई है, आज मुझे अपना परफेक्टिज्म मिल गया है, आज मैं मिस्टर परफेक्टनिस्ट कहलाऊंगा। वो लड़की हंसते हुए कहती है, तुम भी ना बहुत बातें करते हो, और तुम्हारी इन्हीं बातों से तुम मेरे दिल में समा गए हो। लड़की को आगे जो हुआ उसका सहसा अंदाज़ा नहीं था। लड़का कहता है, पापा को फ़ोन करो। लड़की कहती है, किसी तरीके से तो छुट्टी मिली है, शाम तक घर जाने का वादा किया है, रात हो जाएगी तो रात में भी पापा पूछेंगे। वो कहती है, कह देना कि मैं सहेलियों के साथ थी। लड़के की इस बात पर लड़की भी एग्री कर जाती है और पापा को फ़ोन करती है एक रुपए वाले डिब्बे के मोबाइल से। 1 रुपए वाले डिब्बे का मोबाइल मैंने क्यों कहा? क्योंकि 1 रुपया डालो बात करो, तो ये मोबाइल का सिस्टम है। एक समय था कि मोबाइल में 1 रुपए पर मिनट में बात होती थी। ठीक, टेलीफोन बूथ से जब वो बात होती है तो बात होने के बाद वो लड़की कहती है अपने पापा से कि मैं आज रात में यहीं रुकना चाहती हूँ। लड़की अब
फतेहपुर सीकरी के बाह इलाके में है और वहां पर एक होटल है। होटल में वह लड़की और लड़का कमरा नंबर 167 में रुके हुए हैं। कमरा नंबर 167 से ऑर्डर किया जाता है दाल मखानी, चावल और थोड़ा सा पापड़। दाल मखानी खाते ही लड़की का सिर घूमने लगता है और सिर घूमते हुए जब वो कहती है कि मुझे चक्कर आ रहा है, तो ये लड़का कहता है कि यह चक्कर नहीं, मेरे प्यार का चक्कर है। और प्यार के चक्कर में वह लड़की बाहों में गिरती है, लेकिन बाहों में गिरते ही उसके जिस्म से कपड़े उतर जाते हैं, या यूं कहें उतार लिए जाते हैं। लड़की के जिस्म से जब कपड़े उतरते हैं तो लड़की का जिस्म इस वक्त पूरी तरह नग्न है। वह लड़की जो अनछुई है, वह लड़की जो आज तक अपनी इज्जत को संभाल करके रखी है, उसकी पीठ पर हाथ फेरा जाता है और हाथ के फेरते ही उसका यौवन रस निकालने की तैयारी हो जाती है। उसका कौमार्य भंग किया जाता है, और न केवल कौमार्य भंग किया जाता है बल्कि उसके कौमार्य को निचोड़ा जाता है। निचोड़ करके उसे रस विहीन किया जाता है, और रस विहीन करने के बाद उसे तड़पता हुआ छोड़ दिया जाता है। लेकिन यह क्या, लड़की की आंख खुलती है तो वह लड़का सिर्फ एक लड़का न होकर 4 लड़कों में बदल जाता है। जी हाँ, यह 4 लड़कों का वह ग्रुप है जो भोली भाली लड़कियों को फंसाता है और फंसा करके अपने जाल में उनका शोषण करता है। लड़की की वीडियो बन चुकी है, लड़की के गैंग रेप की वीडियो उसे दिखाई जाती है। लड़की कहती है मैं मर जाऊंगी। वो लड़का कहता है तुम मर जाओगी तो क्या हुआ, कोई और आएगा, कोई और आएगी, हमारा क्या है, हम तो जवानी का रस चूसने निकले हैं, और जवानी का रस चूसते हुए हम अपनी जवानी में इतने मशगूल हैं जानम, कि हम तुम्हारे जैसी को कितनी बार नचा कर फेंक चुके हैं। वह लड़की कहती है मेरी इज्जत का ख्याल करो, मेरे पिता का ख्याल करो। वह लड़का कहता है कि शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम कितने दिनों से यहाँ पर हो। वह कहती है कितने दिनों से? वह कहता है कि तुम 3 दिनों से यहीं पर हो, और यह देखो तुम्हें ड्रग्स दिया जा चुका है। ड्रग्स का नाम सुनते ही वो लड़की बेहोश हो जाती है, और बेहोशी से उठने के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो उसके गुप्तांगों में एक दर्द होता है। उसके गुप्तांगों से खून बह रहा है क्योंकि लगातार उसका बलात्कार किया जा रहा है। वह लड़की आज अकेली है उसी कमरा नंबर 167 में। अचानक उसके मन में यहाँ से भाग जाने की एक फिराक सोचती है, और वह धीरे धीरे ही सही खुद को खुद से समेटते हुए बाथरूम की तरफ आगे बढ़ती है। अचानक दरवाजे पर एक दस्तक होती है और लड़की सहम जाती है। इस बार लड़की बाथरूम की तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है मुझे बाथरूम जाना है। वो कहता है हम इतने निर्दयी भी नहीं हैं कि तुम्हें बाथरूम न जाने दें, क्योंकि जानती ही हो हम भी इंसान हैं। वो कहती है बहुत अच्छा। लड़की ने भी शायद खुद की नियति को स्वीकार कर लिया है और बाथरूम में जाती है। बाथरूम से फ्रेश होने के बाद जब वापस आती है तो उस लड़की के पास अब एकमात्र चारा है, या तो वह इस लड़के के साथ इस जिंदगी को स्वीकार कर ले या तो बाहर निकलने का उपाय सोचे। लड़का बाहर निकलने लगता है, अचानक उसका मोबाइल फोन स्लिप हो जाता है। मोबाइल फोन जैसे ही स्लिप होता है उस लड़की के दिमाग में खुराफात सूझती है और वह सीधे पुलिस हेल्पलाइन नंबर को डायल करती है। अगला दृश्य बाह थाने का है। बाह थाने पर वह लड़की हाजिर है और बाह थाने पर मौजूद है उसका पिता। पिता की मौजूदगी में लड़की बयान दर्ज कराती है और बयान दर्ज कराने के बाद
उन चारों लड़कों के खिलाफ एफआईआर होती है। विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज करने के बाद उन लड़कों की खोजबीन शुरू होती है तो लड़के निकलते हैं दिल्ली के एक ऐसी इलाके से जो इलाका बड़े शहरियों का कहा जाता है। जी हां, ये बड़े बापों की बिगड़ैल औलादें हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है और मुकदमा दर्ज करने के बाद एक सप्ताह के अंदर यह चारों लड़के धर लिए जाते हैं। धरने के बाद विभिन्न धाराओं में मुकदमे पंजीकृत होते हैं। आज भी इस मामले में जांच के बाद विभिन्न लड़कों को विभिन्न अदालतों के द्वारा सजाएं सुनाई जा चुकी हैं, लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट हम बताना आपको भूल ही गए शायद। लड़की के जब अपने पिता से मिलती है तो वह शर्मिंदगी से अपनी नजरें नहीं मिला पाती है। आज की रात लड़की अपने पिता से यूं कहें आखिरी बार बात करती है और बात करते हुए वह पिता के आगे फपक फपक कर रो पड़ती है। रोते हुए लड़की कहती है, पापा, मैंने आपकी इज्जत को दागदार किया है और इसका अंजाम यही होना चाहिए कि ऐसी इज्जत को दागदार करने वाली आपकी इज्जत के साथ ही न रहे। जी हाँ, आज उस लड़की ने 2 मंजिले मकान से छलांग लगाकर खुद को, अपनी इज्जत को और अपने पिता की इज्जत को मुक्त कर दिया। जी हाँ, उस लड़की ने अपने उस व्यभिचार के खिलाफ आवाज तो उठाई, लेकिन उसके बाद अपने आप को ही न मालूम क्यों शांत कर लिया। कहानी यहाँ पूरी होती है और कहानी के पूरी होने के बाद हम आपको एक बात बताते हैं। बात ये कि साथियों, कभी भी किसी अजनबी शहर में जाएं तो अजनबी लोगों पर सहसा विश्वास न करें, क्योंकि वह अजनबी आपको प्यार में फंसाकर आपके साथ ऐसी चीज़ भी कर सकते हैं जो चीज़ आपके जीवन की सबसे कीमती चीज़ है। यूपी टीवी के लिए अंकित मणि त्रिपाठी, किशन गुप्ता, एक्सक्लूसिव।